ओके, ठीक है। तो इस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से भी आपके डेटाबेसेस में प्रॉब्लम आती हैं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से हम हमारे डेटाबेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि वही कि आपके पास एक ए आप बी को ए से भी डिराइव कर रहे हैं एंड ए आपका सी को भी डिराइव कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स अगर आपका ए ये नल हो गया तो उस केस में हम ना बी को फाइंड कर पाएंगे ना सी को फाइंड कर पाएंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम आपकी अराइज होती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी विच नीड टू बी हैंडल्ड। यस वैभव। मैम मेरे को ही पूछना था, ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो अपन के नॉर्मलाइजेशन से सॉल्व हो जाती ना, मतलब कि नहीं होती है? ये तो बेटा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अपने पास, रिडंडेंसी तो नॉर्मलाइजेशन से सॉल्व हो गई जो हमारे यस पास मैम। था कि एक जगह पे मल्टीपल चीजें हम एक जगह स्टोर कर रहे हैं। अगर मेरे को कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी कोई ऐसी प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी, अगर आपको कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो केस कौन सा बोलते हैं हम, उस केस को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड। एक ही जैसे ये देखो, इस पर्टिकुलर ये टेबल है, इसमें आपकी यस मैम। एक बाइक मॉडल, मैन्युफैक्चर और कलर। इसमें मैन्युफैक्चर ईयर भी बाइक मॉडल पे डिपेंडेंट है और कलर भी बाइक मॉडल पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी है, इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉट एट्रीब्यूट्स, ओके। ठीक है। यस। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, तो एक बार अपन पढ़ लेते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की डेफिनेशन। Multi-valued dependency consists of at least two attributes that are dependent on third attribute. That's why it always required at least three attributes, right? Multi-valued dependency हमेशा three attributes require. We require at least three attributes for that. Why we require three attributes for that? देखो, क्योंकि एक केस अगर मैंने बोला A और B, ठीक है, ये दो एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है अनटिल अगर मैं ए की डिपेंडेंसी सी के साथ भी कर दूं और ए की डिपेंडेंसी डी के साथ भी कर दूं। तो यहाँ पे देखो, ये तीनों एट्रीब्यूट्स बी सी एंड डी आपस में तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये एक थर्ड एट्रीब्यूट ए पर डिपेंडेंट है। फाइन, दिस केस इज नोन एज मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, जिसको अगेन आपको डेटाबेस में रिमूव करना है। Okay, suppose there is a bike manufacturer company which produces two color, white and black of each model year. ठीक है, बेसिकली आपके पास ये टेबल प्रोवाइडेड है, जिस टेबल में एक मॉडल, एक बाइक मॉडल का कॉलम है, एक मैन्युफैक्चर ईयर का कॉलम है एंड एक कलर का कॉलम है, ठीक है, एक कलर का कॉलम हो गया। इन तीनों कॉलम्स में दीज टू कलर कॉलम्स कैन बी कॉल्ड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑन बाइक मॉडल। सिंपली मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सपोज वी हैव बाइक मॉडल टेंड्स टू मैन्युफैक्चर कलर, दैट मीन्स मैन्युफैक्चर कलर हमको बाइक के मॉडल के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। अगर मैं कोई आपको बाइक का मॉडल बता दे M3001, तो यू कैन नो ऑटोमेटिकली उसका मैन्युफैक्चर ईयर, ठीक है। मैन्युफैक्चर ईयर आपको पता लग सकता है, मैन्युफैक्चर ईयर ऐसी एट्रीब्यूट है जो बाइक मॉडल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम एक और फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको दे देते हैं कि कलर भी एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो डायरेक्टली बाइक मॉडल पे डिपेंडेंट है। अगर आपको M3001 मिल गया तो आप ईयर भी पता लगा लेंगे और उसका कलर भी पता लगा लेंगे विच इज ब्लैक, ठीक है। तो दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अगर आपको ऐसा पर्टिकुलर केस मिल जाता है, एक ही एट्रीब्यूट पे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट हैं, तो इस केस में हम इनको अगेन वही वाला सिस्टम हमारी नॉर्मलाइजेशन का, आपको जो भी पर्टिकुलर केसेस प्रॉब्लम दे रहे हैं उसको उठाइए और अलग टेबल में स्टोर कर लीजिए। तो एक टेबल में हम स्टोर कर लेंगे बाइक मॉडल एंड मैन्युफैक्चर ईयर, एक टेबल में हम स्टोर कर लेंगे बाइक मॉडल एंड कलर। ओके, इजी था आई थिंक मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर अपन फाइनली एग्जांपल्स करते हैं। आई होप सबको नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आया होगा। जिस भी स्टूडेंट, अगर 30 स्टूडेंट्स ने भी डेली क्लास अटेंड करी है, 40-45 स्टूडेंट्स ने भी ढंग से इसको समझा है, तो इट विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए अगर इसको ढंग से समझ लिया। नहीं समझा है तो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव और सब चीज़ों में ये नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल्स लेंगे, हर एक एग्जाम्पल को हम कैसे स्टडी करेंगे, लेट मी टेल यू ऑल।
हमने सारी डिपेंडेंसीज देख ली, सारे नॉर्मल फॉर्म्स देख लिए। मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को चेक करेंगे, फिर सेकंड को चेक करने के लिए प्रायर रूल होगा कि फर्स्ट में होना चाहिए और सेकंड का पार्शियल डिपेंडेंसी खुद का है। थर्ड में जाने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड में होनी चाहिए टेबल, एंड थर्ड का खुद का भी रूल है, ट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए। फोर्थ में जाने के लिए विच इज बॉयज कॉड, बॉयज कॉड में जाने के लिए उसके पास फर्स्ट रूल है कि वो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट में होनी चाहिए, और बॉयज कॉड खुद का भी रूल है कि आपके पास वो प्राइम एट्रीब्यूट वाला केस नहीं होना चाहिए, और अगर है तो सुपर की होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उसमें उसके जाने के बाद फाइनली आप आते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में, इन तीनों में होना चाहिए, तब वाकई आप फाइनली उसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए चेक करोगे। ठीक है, ये तो चेकिंग प्रोसीजर हुआ। अगर कोई आपको लगा कि नहीं ये टेबल हमारी इस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो डिकम्पोज कैसे करना है, यू ऑल नो वेरी वेल। सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस है, लेकिन लेंदी है। वही चीज़ है, आपको बिल्कुल अटेंटिवली हर एक डिपेंडेंसी को देखना है, प्राइम एट्रीब्यूट्स फाइंड करने, एंड देन उसके प्राइम एंड नॉन प्राइम के अकॉर्डिंग कंडीशन देखनी है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये इजीएस्ट टेबल प्रोवाइडेड है, जिससे हम प्रीवियस केसेस में भी ले चुके हैं इसके एग्जांपल्स को कंसिडरेशन में। टेबल है, 3 एट्रीब्यूट है, फर्स्ट एट्रीब्यूट, सेकंड एट्रीब्यूट एंड थर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, इन तीनों एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे आपको 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रोवाइडेड है। ठीक है, टीचर आईडी सब्जेक्ट मिलके टीचर एज कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड टीचर एज अकेला आपका सब्जेक्ट कैलकुलेट कर रहा है। ओके, फाइन। ये केस, पर्टिकुलर केस आपका कौन सा केस है, आपको स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। यू नीड टू चेक फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन यू नीड टू चेक फॉर सेकेंड, देन थर्ड, एंड देन BCNF। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको डायरेक्ट कुछ लिख रहा है प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो आप डायरेक्ट घोषणा कर दो कि इन दोनों थर्ड नॉर्मल का है, वॉइस कोड का है। ठीक है, ऐसे कभी नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप हमेशा अपने स्टेप, अकेडमिक्स में भी जब भी कोई टेस्ट होगा, अकेडमिक्स एग्जाम्स होंगे, उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाना है। कोई टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करो, फिर सेकंड के लिए चेक करो, फिर थर्ड के लिए चेक करो। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, दिस टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको पर्टिकुलर कन्वर्ट करके, डिकम्पोज करके फिर शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको टेबल को चेक करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हमने कर लिया था, आई थिंक सो। ये एग्जाम्पल कर लिया था, ये वाला करना था। यस, ये टेबल प्रोवाइडेड है आपके पास। इसके बेसिस पे आप हमको 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रोवाइडेड है। ठीक है, स्टूडेंट नेम एज कैलकुलेट कर रहे हैं, नेम से आप एज फाइंड कर सकते हैं, एज से आप ब्रांच नेम फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी से सबसे पहला टास्क है आपको कैंडिडेट की को फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहला टास्क है कैंडिडेट की को फाइंड करना। और कैंडिडेट की कैसे फाइंड की जाती है, मैंने आपको बताया था, सिंपली उन कीज का क्लोजर निकाल के। ठीक है, SID एंड नेम का हम क्लोजर निकालें तो हमको कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स मिलती हैं, SID नेम तो मिलेगी मिलेगी, इससे मिल जाएगी आपको एज। ठीक है, और एज आपको पता चल गया तो उससे मिल जाएगा आपको ब्रांच नेम, और 4 ही तो एट्रीब्यूट्स थी, चारों हमको पता चल जाएंगी। दैट मीन्स SID नेम इज माई कैंडिडेट की। और वेरियस कैंडिडेट कीज भी हो सकती हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है एक ही कैंडिडेट की होगी। ठीक है, यू जस्ट नीड टू चेक ऑल परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ओके, ये आपके पास कैंडिडेट की हो गई। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपकी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेकिंग प्रोसीजर क्या है, सिंपली आपके पास 3 सेट ऑफ रूल्स थे। फर्स्ट रूल तो था कि एटॉमिक वैल्यू स्टोर होनी चाहिए। सेकंड रूल था आपके पास कि हर कॉलम का यूनिक नेम होना चाहिए। और थर्ड रूल था आपके पास कि हर कॉलम में सेम डेटा टाइप्स की वैल्यूज इंसर्टेड होनी चाहिए। लाइक इधर कैरेक्टर्स इंसर्ट कर रहे हैं तो कैरेक्टर्स ही होंगे, यहाँ पे आप 3, 4, 2, 5 ऐसी ये वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप भी कैरेक्टर्स कर रहे हैं तो कैरेक्टर्स, यहाँ नंबर्स, इंटीजर्स इंसर्ट हो रहे हैं तो ABCD आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का प्रायर रूल है। ओके, दैट मीन्स इस टेबल में कोई प्रॉब्लम है क्या, इस टेबल में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स आवर टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ओके, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें चेक करना है अपने टेबल को। यस, अच्छा ये पहले से ही आ गया। व्हाट शुड बी डन,
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अज्यूम करना ये नहीं लिखा हुआ है, खुद से ट्राई करना अपने टेबल को। पहले खुद से ट्राई करना कि आप जज कर पा रहे हो क्या कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। अगर जज नहीं कर पा रहे सेकंड नॉर्मल फॉर्म का, तो थर्ड और फोर्थ भी नहीं कर पाओगे, तो सेकंड का जज खुद से करो, ठीक है। यस, ये टेबल आपके पास प्रोवाइडेड है। अगेन दीज थ्री फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर प्रोवाइडेड एंड दिस पर्टिकुलर इज योर कैंडिडेट की। ओके, यस। स्टूडेंट आईडी, नेम, ब्रांच नेम को फाइंड कर रहे हैं। नेम अकेला एज को फाइंड कर रहा है, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट रूल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड रूल है इसका कि वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? सिंपल, आपकी कैंडिडेट की के कोई पार्ट पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंडेंट नहीं हो सकती, दैट केस इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर पूरी कैंडिडेट की मिलके किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर रहे हैं, दैट केस इज नोन एज फुल डिपेंडेंसी, पूरी कैंडिडेट मिलके। और अगर पार्ट कोई उसका कोई पार्ट नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है, दैट केस इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। उसका कोई पार्ट किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर रहा है, दैट केस इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी एंड दैट partial dependency is not entertained in a second normal form, simple। ओके, तो ऐसा कोई कंडीशन आपको दिख रही है क्या पार्शियल डिपेंडेंसी की? देख लेते हैं। फर्स्ट केस है आपके पास, स्टूडेंट आईडी नेम ब्रांच नेम को फाइंड कर रहा है, दिस इज नॉन प्राइम एंड दिस टू इज माय कैंडिडेट की। तो दोनों मिलके फाइंड कर रही हैं, दिस केस इज फुल डिपेंडेंसी का केस, विच इज ओके। ये हम एंटरटेन करते हैं अपने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकेंड डिपेंडेंसी है नेम अकेला एज को फाइंड कर रहा है, एज इज अगेन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एंड नेम इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। नेम इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, फाइन। ये केस होता है आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी का, इससे हमें प्रॉब्लम है, इसको हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में एंटरटेन नहीं करते, ठीक है। थर्ड डिपेंडेंसीज भी देख लेते हैं। जितनी भी डिपेंडेंसी होगी ना स्टूडेंट, सारी डिपेंडेंसीज आपको चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो 3 है, ऐसे होता है कि 5-5 डिपेंडेंसीज आपको प्रोवाइडेड होती हैं, ठीक है। एकेडमिक्स में तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा आपको मिलेंगी नहीं, 3 या 4, लेकिन कॉम्पिटिटिव में एग्जाम्स में आपको 6-7 डिपेंडेंसीज मिलेंगी, ठीक है। वहां पे कुछ नहीं है, बस एक फंड रूल को याद रखो माइंड में और उनको कंपेयर करते जाओ, ओके। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है एज और ब्रांच नेम। ब्रांच नेम इज नॉन प्राइम एंड एज इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ, एज जो है आपके पास, सॉरी, यस, ब्रांच नेम इज नॉन प्राइम एंड एज भी आपके पास नॉन प्राइम है। ये एज आपके पास कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सिंपली ये केस को हम पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बोल सकते, इसको हमने अभी इग्नोर कर दिया, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। हमको सिंपली नेम एंड एज से प्रॉब्लम था, पार्शियल डिपेंडेंसी से। तो हम कह सकते हैं अगर आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गई तो टेबल इज नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इसको कन्वर्ट करने के लिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यू नो द ड्रिल। आपको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम दे रही है डिपेंडेंसी, उसको उठाइए और अलग टेबल में स्टोर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की बन जाएगी एंड दिस कैन नॉट बी नल, फाइन। तो आपने एज और एज को अलग टेबल में रख दिया, नेम और एज को अलग टेबल में रख दिया, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एक टेबल आपकी बन गई नेम एज की, और एक जिससे प्रॉब्लम थी, और एक टेबल बन गई जिस पर्टिकुलर केस से हमको प्रॉब्लम नहीं थी, ओके। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे हमने चेक कर लिया, हम अब क्या कर रहे हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के लिए अगेन वी हैव दीज 3 डिपेंडेंसीज, एज, नेम। अब यहाँ पे थर्ड के लिए फर्स्ट रूल होना चाहिए कि सेकंड में होनी चाहिए हमारी टेबल। हम टेबल को ऑटोमेटिकली सेकंड में कन्वर्ट करके लाए हैं, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके लाए हैं, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी अब एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सेकंड रूल है इसका, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आपको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव मतलब नॉन प्राइम अगर किसी नॉन प्राइम पे डिपेंड हो जाए, दैट केस इज नोन एज ट्रांजिटिव, ठीक है। अगेन वी आर चेकिंग SID ब्रांच नेम, दिस केस इज फुल डिपेंडेंसी, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एलिमिनेट कर चुके हैं। आ जाते हैं हमारे पास थर्ड केस, विच इज ब्रांच नेम आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है एंड एज भी आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। नॉन प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम, hence we can say that this particular case is known as transitive dependency, which is not entertained in our
third normal form. So we can say that table is not in third normal form. ठीक है, हम बोल सकते हैं टेबल हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। देखो ये सिंपली तो हमने क्या किया था, अपनी टेबल को अब हमको डिकम्पोज करना है। कैसे करेंगे, जो भी पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम दे रही है उसको उठा के वो अलग टेबल में स्टोर कर दो। तो अब हम जो पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में जो दो टेबल्स को लेके आ रहे थे वो दो टेबल्स तो एज इट इज रहेंगी और एज और नेम भी मेरे टेबल से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये वाली टेबल और नेम एंड एज तो अलग टेबल पहले सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में डिकम्पोज हो गया था, ये दोनों तो पहले से ही थे। एक एज और ब्रांच नेम जो हमको ये वाली जो प्रॉब्लम दे रहा था, ये केस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का, इसको भी उठा के हमने अलग टेबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस में हम बोल सकते हैं कि यस हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज हो चुका है। फाइन, अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है फॉर बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक करो, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, यस दिस टेबल इज इन बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म और नॉट, एनीवन? आप मुझे बताओ कि ये टेबल BCNF नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है या नहीं है? यस, कोई बताना चाहेगा? एकता, हाँ एकता बोलो। मैम नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉन प्राइम और प्राइम प्राइम पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉयज कॉड में है या नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हो? शायद उल्टा बोल रहे हो आप। देखो एक बार, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में अगर टेबल होती है मतलब क्या है कि आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट, फर्स्ट ऑफ ऑल केस क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ। है ना, तो यहाँ पे आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, SID और नेम। तो बॉयज कॉड में हुई या नहीं हुई? मैम न्यू, मैं देखो, आप बॉयज कॉड में क्या होता है कि नॉन प्राइम या प्राइम प्राइम पे डिपेंडेंट होना चाहिए, और जो लेफ्ट वाला उसका सुपर की होना चाहिए। हाँ, तो इसमें तो ऐसा कोई कंडीशन है ही नहीं ना। हाँ तो बॉयज कॉड में हुई ना, मतलब बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में है ये मतलब। हाँ है। अगर ऐसा केस हो जाता तो हम कहते कि नहीं है फिर, फाइन। अगर ऐसा केस हो जाता कि नेम के नेम आपका डिपेंडेंट हो जाता मान लीजिए एज पे, ठीक है, ये केस हो जाता हमारे पास, नेम आपका डिपेंडेंट हो जाता एज पे, ये उल्टा रेसिप्रोकेट हो जाता कि नेम आपका एज पे डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट फंस गया यहाँ पे, और प्राइम आपका फंस गया डिपेंडेंट आपका एज, और एज आपका होना चाहिए सुपर की, एज आपका सुपर की नहीं है। उस केस में हम बोल सकते थे कि बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में हमारी टेबल नहीं है, राइट? अभी हम बोल रहे हैं कि अभी हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है क्रिएट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है और बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में भी है। ठीक है, है ना? इससे कंफ्यूज मत होना, होना नहीं होना। बेसिकली उसके रूल्स अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो वो उस नॉर्मल फॉर्म में है, रूल्स अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो वो उस फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, सिंपल। ओके, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, अभी तो टाइम है हमारे पास, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। ठीक है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करोगे, जितने एग्जाम्पल ज़्यादा स्टडी करोगे, उतना आपके पास इसको समझने का, इसमें प्रैक्टिस करने का और अच्छे से प्रो हो जाओगे नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट में। ठीक है, यस, ये इस नॉर्मल फॉर्म में स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट, ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको दी हुई हैं और चार आपके पास कॉलम्स हैं, चार आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यस, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्या ये टेबल हमारी? यस बिल्कुल है, इसमें आपको पूछने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, कॉलम्स का नेम्स अलग हैं, कॉलम्स के टाइप सेम्स हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस टेबल इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये टेबल आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। यस, एनीवन? कम ऑन गाइस, ट्राई करो, नहीं आ रहा है गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे पता चलेगा कि आपको समझ आया है कि नहीं आया है। यस, कोई मुझे बताएगा कि यस ये हमारा टेबल है, इसके साथ में ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, और आपको बताना है कि ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। सबसे पहले इसकी प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की फाइंड कीजिए, और कैंडिडेट की फाइंड करने के बाद आप इसका सिंपल देख लो कि प्राइम एट्रीब्यूट आ रही है या नहीं आ रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी। यस, एकता के अलावा कोई और है क्या? आई होप सबको समझ आ रहा है नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट।
कोई भी नहीं है एकता के अलावा? मैम पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं है। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है एकता। प्राइम एट्रीब्यूट कौन सी हो गई कैंडिडेट की, कौन सी आपकी इसकी? वो स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी। स्टूडेंट आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। यानी कि आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो गई? स्टूडेंट आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी। तो हम कह सकते हैं आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या? नहीं नहीं है ना? तो वी कैन है से मैम, मल्टी वैल्यूड तो है। मल्टी वैल्यूड मल्टी वैल्यूड तो बेटा फंक्शन है। अपन बाद में चेक करते हैं, है ना। बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म के बाद में चेक करेंगे, अभी हमको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ पार्शियल देखना है, हाँ ठीक है। अपन पार्शियल मल्टी वैल्यूड बाद में चेक करते हैं, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। बॉयज कॉड के लास्ट में, ये एक स्टेप बाय स्टेप है। आप डायरेक्ट मल्टी वैल्यूड चेक नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट ट्रांजिटिव BCNF चेक नहीं कर सकते। पहले आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म का पार्शियल चेक करना है, फिर आपको ट्रांजिटिव चेक करना है, ऐसे चलोगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके। इसमें आपके पास कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी का केस नहीं है, हेंस वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर टेबल इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ओके, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है क्या ये टेबल हमारी? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव केस को चेक करेंगे, प्राइम नॉन प्राइम आपका नॉन प्राइम पे डिपेंडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम दोनों नॉन प्राइम है। दोनों नॉन प्राइम है, ये वाला केस। तो क्या ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हुआ क्या? नहीं हुआ। ये टेबल पर्टिकुलर टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास सेकंड नॉर्मल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का हमको केस मिल गया। पार्शियल हमको नहीं मिली थी तो हमने बोल दिया था कि प्राइम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब हमने नॉट लगा दिया थर्ड नॉर्मल फॉर्म के। क्यों? क्योंकि हमको ये पर्टिकुलर केस मिल गया जिसमें स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम मिल गए, ठीक है। दोनों एट्रीब्यूट ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं नॉन प्राइम है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस में अगेन क्या करते हैं, अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं मिलता है तो हम सिंपली उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के लिए आपको क्या करना है, एक टेबल में तो आपको ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सारी एट्रीब्यूट स्टोर करनी है, और एक टेबल में जिस भी पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी से प्रॉब्लम है उसको उठाइए और अलग टेबल में स्टोर कर दीजिए। तो स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम हमने एक अलग टेबल में स्टोर कर लिया ट्रांजिटिव का केस, और एक टेबल में हमने इन 3 एट्रीब्यूट्स को स्टोर कर लिया जिसमें स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टूडेंट नेम हमने स्टोर कर लिया। फाइन। अब हम अपन चेक करेंगे बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म के लिए। यस, एकता के अलावा कोई बताना चाहेगा बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म के लिए, या एकता ही बताएंगे? आज किसी का मूड नहीं हो रहा क्या बोलने का? नो वन? फुल फायदा उठा रहे हो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का ना। चलो ठीक है, ओके। यस, एकता आप बताना चाहोगे बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है हमारी ये पर्टिकुलर टेबल? मैम नहीं है, नहीं, क्योंकि नॉन प्राइम है। स्टूडेंट नेम जो बताऊं प्राइम पे डिपेंडेड है, पर स्टूडेंट नेम है ना वो सुपर की नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी आपके पास प्राइम एट्रीब्यूट है क्योंकि ये इट्स अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, और प्राइम एट्रीब्यूट है इसलिए हमको ये प्रॉब्लम देगा। इस प्रॉब्लम में भी हमारे पास एक सोल्यूशन है कि जिस पे भी डिपेंडेंट हो वो सुपर की होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोजेक्ट आईडी आपका डिपेंडेंट किस पे है? स्टूडेंट नेम पे। और स्टूडेंट नेम आपका हमने बोला है कि अगर स्टूडेंट नेम आपका सुपर की है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर सुपर की नहीं है तो हमको अगेन प्रॉब्लम है। यही हमारा बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म कहता है चेक करने के लिए। तो बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म को हमने चेक करा, स्टूडेंट नेम हमने स्टूडेंट नेम का आप क्लोजर फाइंड कर लो कि आपके पास सुपर की है या नहीं है। स्टूडेंट नेम से आप प्रोजेक्ट नेम फाइंड कर सकते हो, सॉरी प्रोजेक्ट आईडी फाइंड कर सकते हो, और स्टूडेंट नेम से प्रोजेक्ट नेम फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट स्टूडेंट नेम, ये 3 एट्रीब्यूट्स तो हमको पता चल गई, लेकिन हम स्टूडेंट आईडी फाइंड नहीं कर पाए। दैट मीन्स स्टूडेंट नेम एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो सुपर की हमारी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टेबल में ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारे को बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म में ना होने की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस टेबल इज नॉट इन बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अगेन इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जो मॉड्यूल्स हम लेके आए हैं वो मॉड्यूल्स तो एज इट इज चलते रहेंगे,
बस क्या करो, जो सिंपल BCNF को वायलेट कर रही है जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसको उठाओ और अलग टेबल में स्टोर कर लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाली पहली स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, स्टूडेंट नेम, प्रोजेक्ट नेम, एंड फाइनल जो फुल डिपेंडेंसी का केस था, स्टूडेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टूडेंट नेम। बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे देखो, ये भी कंडीशन अलग हो गई, ये भी अलग स्टोर करी, और ये भी हमने तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी अलग से स्टोर कर लिया। ओके, अब देख लो, जैसे ही मल्टी वैल्यूड की जो प्रॉब्लम थी एक था, जैसे ही हमने बॉयज कोड में स्टूडेंट और प्रोजेक्ट नेम अलग स्टोर कर लिया और स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट आईडी अलग स्टोर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट नेम अलग अलग हो गए हैं। अब आपकी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गई है, हमको उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट? यस मैम। है ना, यहाँ पे आपका ये केस तो ट्रांजिटिव में अलग हो गया था और ये केस आपका वॉइस कोड में अलग हो गया थी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, लेकिन हमने इसको वॉइस कोड के बाद चेक करा ना, तो अब ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली वो सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम हो चुके हैं। तो हमको मल्टी वैल्यू तक जाना ही नहीं पड़ता है, हमारा सारी की सारी टेबल्स ऑटोमेटिकली BCNF और थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक सब कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, ठीक है, तो एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी क्लास का आज। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है आपके पास, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है और कंपनीज भी यूजुअली पूछ लेते हैं। ठीक है, सबसे थोड़ा टिपिकल केस में है, आपके पास एक रिलेशन है जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टेबल्स 7 एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड है, ABCDEPG। फाइन, एक टेबल है जिसमें इतनी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड हैं, इस टेबल्स की आपके पास ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रोवाइडेड हैं। आपको आपके टेबल का टाइप बताना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, या बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म में है। फाइन, ये आपके पास टास्क है, होमवर्क है, अभी भी हमारे पास टाइम है आई थिंक, चलिए 11 10 4 मिनट है। एनीवन जिसको ट्राई करना है, देखो आपके पास एक रिलेशन है ABCDEP एंड G। फाइन, आपके पास डिपेंडेंसीज आपको जो प्रोवाइडेड है, AB से आपको CD पता चल जाएगा, DE से आपको P पता चल जाएगा, C आपका डिपेंडेंट है E एट्रीब्यूट पर, E आपका डिपेंडेंट है C एट्रीब्यूट्स पर, P से आपको C पता चल जाएगा, एंड लास्ट डिपेंडेंसीज इज प्रोवाइडेड B to G। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगेन कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए सिंगल की तो फाइंड नहीं कर पाएगी, सिंपल क्या करिए, कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, उनके क्लोजर्स फाइंड करते हैं। तो क्लोजर फाइंड ट्राई करना सब लोग, ये क्वेश्चन अगर नहीं आए तो यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो। ठीक है, AB का क्लोजर फाइंड करेंगे, AB के क्लोजर फाइंड करने पे आपको पता चलेगा कौन सी कैंडिडेट की है। इस वैभव कुछ पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैम ये मैम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है ही नहीं, तो अगर सेकंड में नहीं है तो थर्ड में भी नहीं होगी, और थर्ड में नहीं है तो बॉयज में भी नहीं होगी, तो फर्स्ट में होना चाहिए हम ये सब। हाँ, चेक करो बेटा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए रूल्स चेक करो। ठीक है वैभव, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के बाद सेकंड में बढ़ो कि यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी है क्या। उस सबसे पहले ना कैंडिडेट की फाइंड करो, जल्दबाजी में अपन बहुत जल्दी अपना रिजल्ट दे देते हैं और फिर वो अपना गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड करो कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन सी हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन सी हैं। अंडरस्टूड। कैंडिडेट की के बाद में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे आओ, क्योंकि मैंने आपको बोला था जब ये रिलेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, तो हमको इसका वो तो पता है नहीं कि एटॉमिक की वैल्यूज हम स्टोर कर रखे होंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एट्रीब्यूट्स के एक रैंडम पैटर्न के प्रोवाइडेड है, हमको एक पूरा प्रॉपर टेबल ओरिएंटेशन प्रोवाइडेड नहीं है। तो हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, सिंपल रूल्स थे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के, इफ यू रिमेंबर। राइट, उसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमको सिंपल चेक करना है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी कब चेक होगी, जब आपको पता होगा कि कैंडिडेट की क्या है। राइट, कैंडिडेट की पता होगी तभी तो उसके पार्ट को आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले कैंडिडेट की बताओ। यस वैभव, आप बताओ क्या लगता है आपको कौन सी की कैंडिडेट होगी। ए बी के क्लोजर से आप कौन कौन सी कीज फाइंड कर सकते हो? ए और मैम बी, यस मैम, सी और डी। सी और डी फाइंड कर लेंगे, यस। और मैम फिर डी और ई, फिर ई तो अपन अपने पास सी है से नहीं,
सी से सी मैम ए बी से अपने सी फाइंड करा तो सी से फिर ई फाइंड हो जाएगा। वेरी गुड, यस। और मैम फिर अगर अपने ए बी से सी डी फाइंड कर तो डी ई से पी भी फाइंड हो जाएगा। वेरी गुड, यस। आगे और मैम फिर पी अपने पास जब आया तो पी से सी सी तो अपन ने ऑलरेडी कर लिया। बी से मैम फिर जी भी फाइंड हो जाएगा। बी से जी भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो मैम क्या ए बी हम तो कह कैंडिडेट सकते ही हैं होगा। हमारी ए बी कैंडिडेट की है? यस ठीक है, एसी के लिए भी चेक कर लो एक कॉम्बिनेशन के लिए, क्या आपका एसी कैंडिडेट की है क्या? मैम ए सी सी से ई फाइंड हो ए रहा है। से एसी तो मिल ही गया। ठीक है, सी से आपको ई मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फाइन, और कुछ मिल पाएगा क्या? मैम डी डी ई डी मैम भी चाहिए डी आपको इसके लिए, और डी यस हमने मैम अभी तक मिला नहीं है हमको। फाइन, और यस पी आपको नहीं मिला है तो सी तो चलो पता ही है, और बी आपको नहीं मिला है तो आप जी कैसे फाइंड करोगे? तो हम कह सकते हैं नो, ए सी इज नॉट अ प्राइम कैंडिडेट की। ओनली कैंडिडेट की कौन सी है आपके पास? ए एंड बी। ए बी फाइन, यस मैम तो आपके पास ये पर्टिकुलर केस में हमने बोला कि हमारे पास कैंडिडेट की हमको मिल गई, ए और बी हमारे पास कैंडिडेट की है। ठीक है, दैट मीन्स इस पूरे रिलेशंस में से ए और बी तो प्राइम एट्रीब्यूट है, बाकी ये सारी आपके पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, अब आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में से पार्शियल डिपेंडेंसी का केस आइडेंटिफाई करना है। सिंपल, कौन सा है पार्शियल डिपेंडेंसी का केस? पी पे सी एंड बी अकेले पे जी। ठीक है, मैम ए और इसमें बताओ। ए बी का मैम ए और बी में से बी जी पे डिपेंडेंट है तो मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई ये तो। वेरी गुड, ये वाली यस मैम ठीक है। ठीक है, ये आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी है, तो हम कह सकते हैं हमारी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि यस हमको पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गई। ए बी के पार्ट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, दोनों पे डिपेंड होना चाहिए। ठीक है, यस मैम थर्ड नॉर्मल हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसको हमने नॉर्मलाइज करना चाहा, डिकम्पोज करना चाहा, तो हमने क्या किया, सारी टेबल्स एक साथ और बी और जी को उठा के हमने अलग टेबल में स्टोर कर दिया सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए चेक कर लो। ट्रांजिटिव केस चेक करना है आपको। ट्रांजिटिव केस क्या होता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए सेकंड में होनी जरूरी है, एंड देन यू आर एलिजिबल टू बी, योर टेबल इज एलिजिबल टू बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ट्रांजिटिव केस क्या होता है? नॉन प्राइम पे कोई नॉन प्राइम डिपेंडेंट है क्या? है क्या? मैम नॉन प्राइम पे नॉन प्राइम यस मैम है। कौन कौन से हैं? मैम ये सी ई पे है। सी और ई दोनों नॉन प्राइम है, और यस मैम पी और सी। पी और सी भी नॉन प्राइम है। ये तो हमने एलिमिनेट कर ही दी थी, इन और दोनों मैम को भी अब एलिमिनेट कर देंगे। बोलो। मैम डी ई पी पे हम ये भी तो नॉन प्राइम हुआ ना। डी ई और पी ये भी आपके पास नॉन प्राइम ही केस है। दैट मीन्स आपका टेबल जो है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। ठीक है, यस मैम ऐसे ही आपको चेक करना है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म के लिए कि आपका वो सुपर की वाला कंसेप्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही आप अपनी टेबल को ना चेक करते जाएंगे, आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको प्रोवाइडेड होंगी, आपको सेट ऑफ रूल्स को बस वेरीफाई करना है। ठीक है, यस मैम। मैम बाकी मैम आपने ये बोला भी तो था जब आप ये मतलब चारों बताए थे आपने थर्ड